नमस्कार। आज का हमारा क्लास कक्षा 8 के लिए है। ये वीडियो हम कक्षा 8 में पीटी फर्स्ट पीटी यानी नियतकालिक परीक्षा प्रथम के में रिवीजन के तौर पे बना रहे हैं। पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस पाठ की, ताकि आप लोगों को जो पुराने पाठ हैं उनसे थोड़ा सा परिचय हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इन सारे पाठों की परिभाषाओं को, जितने भी परिभाषा दी गई हैं उन सबको पढ़ लिया होगा। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ प्रश्न उत्तर तो पढ़ना ही है, साथ ही बीच में जितने भी पाठ हैं उनके बीच बीच से भी प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को भी करना है। मैं प्रश्न लगातार आपको दे रहा हूं, उसका आंसर भी मैं लगातार आपको पीडीएफ के रूप में दे रहा हूं। तो इसलिए आप लोग उसको तो कलेक्ट करिए ही, साथ में पूरा चैप्टर भी पढ़िएगा। कोई ये ना सोचे कि मैं एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर पढ़ करके काम चला लूँगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन का समय ख़त्म हो गया है आपका। अब बड़ी क्लास में आप आ चुके हैं और उसमें पूरा थॉट और पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए सभी लोग जितने प्रश्न मैंने दिए हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उन सभी को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और आंसर देंगे। तो चलिए पहला पाठ हम पुनरावृत्ति के तौर पर देखते हैं। पहला पाठ आपका है ये भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। ये पहला पाठ है। तो देखते हैं, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, ये पहला पाठ है। ठीक है। भाषा, सबसे पहले आप भाषा देखिए कि भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं के शरीर और मानसिक क्रियाओं के द्वारा पूर्ण कर लेता है, परंतु कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको वो स्वयं पूर्ण नहीं कर पाता, परंतु अधिकांश आवश्यकताओं को स्वयं ही पूर्ण कर लेता है और दूसरी चीज़ों को वो कुछ आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाता। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के दूसरे सदस्यों को सहायता लेनी पड़ती है। सहायता कैसे ली जाएगी? इसके लिए एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी जनसंपर्क की एक माध्यम होना चाहिए। उस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अर्थात किसी के मन के विचारों की बातों को सुनना और समझना और अपने मन के बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाना और समझाना ही भाषा है। अर्थात भाषा एक माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है और सामने वाले व्यक्ति को बखूबी समझाता है। अब इसमें हम देखेंगे भाषा के भेद। भाषा के भेद में दो चीज़ें आती हैं, दो भेद आते हैं। एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है वर्बली, जो हम बोलते हैं। तो मौखिक भाषा में व्यक्ति बोल करके, जैसे मैं अभी बोल करके आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मौखिक भाषा। और ये मैंने लिखा हुआ है। तो मौखिक भाषा जो होती है वो बोल करके दूसरे व्यक्ति को समझाई जाती है और दूसरे व्यक्ति को समझा करके कहा जाता है। परंतु अब मौखिक भाषा जो है आपकी कहीं पर भी किसी भी समय बोली जा सकती है और किसी भी व्यक्ति को बुलाकर समझाई जा सकती है। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होती है? बोली जाने वाली ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब बोली जाने वाली ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसको लिखने की विधि ही लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा सफिशिएंट है संचार माध्यम के लिए, परंतु लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या होता है कि
आदिकाल से, यानी पुराने समय से, जब से मनुष्य जीवित है या मनुष्य पैदा हुआ है, या सभी प्राणी किसी न किसी तरह से बोल करके अपना मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं। मौखिक भाषा ही स्थायी है, यानी जो वास्तविक है वो मौखिक भाषा ही मानी जाती है, और लिखित भाषा हमने जनरेट की है। यानी व्याकरण के विद्वानों ने, पंडितों ने, पंडित का मतलब विद्वान, व्याकरण के विद्वानों ने बोली जाने वाली भाषाओं की, यानी ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए और उसी के माध्यम से उसको लिखना शुरू किया, तो लिखित भाषा हो गई। क्योंकि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने अगल बगल के परिवेश को देख करके बोलने लगता है। वो बच्चा कहीं पर भी पैदा हुआ हो, हिंदुस्तान में हिंदी बोलेगा, हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं में पैदा हुआ बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज बोलेगा, मतलब कुछ न कुछ अवश्य बोलेगा अपने परिक्षेत्र की तरफ से। परंतु जब लिखित भाषा की बात आती है तो बच्चों को सिखाना पड़ता है, का ऐसे लिखो, ए ऐसे लिखो, वन ऐसे लिखो। तो लिखित भाषा सीखी जाती है और मौखिक भाषा हमें गॉड गिफ्टेड होती है, इसलिए मौलिक है मौखिक भाषा। उसके बाद ये है भाषा का भेद, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद आता है भाषा के रूप। भाषा के रूप देखिए कई हैं, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। एक एक को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा यानी मदर टंग। बालक अपने परिवार अथवा अपने माता पिता से जिन बोलियों को या जिन भाषा को बोलना सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। अर्थात हिंदी परिवेश में पैदा हुआ बच्चा हिंदी बोलने लगता है, कन्नड़, तमिल, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, किसी भी परिवेश में बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उसी परिवेश यानी माता पिता, उसके रिश्तेदार जो भाषा बोलते रहते हैं वो बच्चा अपने आप ही सीख लेता है। इसको बोलते हैं मातृभाषा, यानी जन्म के समय बोली जाने वाली भाषा जो बच्चा स्वतः ही सीख लेता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा वो होती है जो किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा होती है, यानी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली और विशेषाधिकार पाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा होती है। जैसे असम में बोली जाने वाली असमिया, उड़ीसा में बोली जाने वाली उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। हमारे यहाँ जितने राज्य हैं उतनी ही बोलियाँ हैं। उसके बाद राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है, यानी एक ऐसी भाषा जिसे पूरा देश समझने की कोशिश करता है और उसे समझता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यानी पूरा भारत हिंदी भाषा को समझ सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है और अपनी बातों को इस भाषा में एक दूसरे को दे सकता है, अपने विचार आदान प्रदान कर सकता है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। यानी देश के अधिकांश नागरिकों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के विभिन्न देशों के बीच माध्यम का साधन बन जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए अंग्रेजी भाषा, विश्व के किसी भी देश में जाइए तो सभी देशों में अंग्रेजी भाषा बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती है, तो अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार की जा सकती है और उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि ये अनेक देशों के द्वारा बोली, पढ़ी, लिखी, समझी जाती है। उसके बाद आपकी आती है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जो देश के कार्यालय में प्रयोग की जाती है, यानी सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा के अंतर्गत आती है। राजभाषा सरकार के द्वारा, यानी संविधान में ये लिखा हुआ है कि सभी कार्य, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी का कार्य राजभाषा के अंतर्गत होगा। पहली भाषा अंग्रेजी होगी,
उसके बाद दूसरी भाषा उस सारे ऑर्डर को, उन सभी नियमों कानूनों को जो बनाया जाएगा सरकारी कार्यालयों में, उनको अंग्रेजी में बनाया जाएगा। उसके बाद फिर उसको हिंदी में अनुवाद करके बनाया जाएगा। उसके बाद तीसरा नियम ये है कि अगर पूरे देश के लिए है वो, तो प्रादेशिक भाषाओं में, यानी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, राजस्थानी, इन भाषाओं में भी उसे कन्वर्ट किया जाएगा। यानी तीनों भाषाओं में, तीनों प्रकार की भाषाओं में इसको परिवर्तित करके प्रेषित किया जाएगा। जैसे कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको बनाए गए नियम कानून के बारे में पता ना चले या कोई व्यक्ति उसे गुमराह करे। इसलिए ये राजभाषा के साथ ये नियम बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको पता है। उसके बाद आपकी आती है संपर्क भाषा, लास्ट। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी परस्पर संपर्क करने के लिए करते हैं। यानी एक राज्य का, देश के अंदर एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्तियों को अपने विचार और भावों को भली प्रकार से समझाने के लिए जिस महत्वपूर्ण भाषा या जिस लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग करता है या करने के लिए प्रेरित होता है, उस भाषा को ही संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी को आप ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत में मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त का मतलब क्या होगा? मान्यता प्राप्त का मतलब ये है कि संविधान में कानून बना के, यानी नियम बना करके कितनी भाषाओं को जगह दी गई है। तो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई है। इनमें आप देख सकते हैं हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली एवं सीधी। ये भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, यानी भारतीय संविधान में इन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये है आपका भाषा और भाषा के रूप और भाषा का भेद। उसके बाद फिर आपका आता है दूसरा, अगला पॉइंट आपका जो आएगा वो होगा लिपि। अब लिपि में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लिपि कहते किसे हैं। भाषा और लिपि मौखिक अथवा उच्चरित भाषा की स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। अर्थात जो मौखिक भाषा बोली जा रही है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं लिख भी रहा हूँ, तो ये स्थायी रूप, इस बोली जाने वाली भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप का विकास किया गया। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित किया गया और वर्ण लेखन की इस व्यवस्था को ही लिपि कहा गया। अर्थात बोली जाने वाली भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। लिपि क्या हो जाएगी? जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हम जो बोल रहे हैं वो सब माइंड में आपके तुरंत आता जा रहा है कि कैसे लिखना है। तो जब ये आपको कैसे लिखना ये समझ में बात आ जाती है तो आप तुरंत उसको लिख देते हैं। इस सिद्धांत को, इस पर्टिकुलर मेथड को ही लिपि कहा जाता है। यानी बोली जाने वाली भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। उसके बाद आपका आता है लिपि। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अब इस पाठ से संबंधित ही मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा। पीछे जो चल रहा था कारक वो समाप्त हो गया था, ये रिवीजन के पुनरावृत्ति के तौर पर था। तो इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न दूंगा और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा और ऐसे समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से प्रश्न बनते हैं। पूरे पाठ को पढ़ना है। पूरे पाठ में किसी भी प्रकार से
किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं। सबसे पहले जितनी परिभाषा दी गई है उन सारी परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए, क्योंकि परिभाषाएं याद हैं तो आपका चैप्टर कंप्लीट है, पूरा पाठ आपका याद हो जाएगा और ये आपको जीवन भर काम आने वाला है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आज आपको पढ़ा दिया जा रहा है क्लास 8th में, अब वो 9th में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये माना जाएगा कि आपको ये सब कुछ आता है। तो इसलिए आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िए और देखिए। मैं संबंधित प्रश्न PDF के रूप में आपको दूंगा, उसे हल करिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसको नोट नहीं करना है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसके आगे और दूसरे चैप्टरों को देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।